Guys, many of you have asked to discuss empty paper. So if you have doubts in that paper, you can write the question number in chat box. We'll discuss those questions first, and then to complete the alkyl aryl halide chapter, I will discuss my questions. Problem solving करेंगे, ठीक है? तो पहले जो empty का question कोई हो, so write in that chat box. पहले वो discussion करें. 61 question. Which of the following compounds can form metallic derivatives? Question number 61. देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया है, इथेन दिया है, प्रोपाइन दिया है, 2-ब्यूटाइन एंड 2-ब्यूटेन। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर लो। इथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3CH3। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है। और 2-ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और है 2-ब्यूटीन CH3CH डबल बॉन्ड CH CH। अब इन सब में आप ध्यान से देखो, उसने बोला है मेटालिक डेरिवेटिव। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बना सकता था, बट वट एवर गिवन उसके बेसिस पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो मेटालिक डेरिवेटिव हमने अगर याद करिए तो जैसे जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, उसमें मेटल कार्बन से कनेक्टेड है, बट वो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए उसके लिए। यहाँ पर सारे हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कोई एल्काइल हैलाइड नहीं है। और गिलमैन रिएजेंट हमने पढ़ा है R2CuLi, उसमें भी कॉपर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन है, वो भी एक मेटल वाला केस हो गया, ठीक है। RLi हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये सब क्या एल्काइल हैलाइड से बनते हैं, ठीक है ना। हम जब एल्काइल हैलाइड लेते हैं, RX हमने लिया, उसमें Mg डाल दिया, उसमें हमने Li डाल दिया, है ना। उसके फर्दर इसी में Cu वाला ले लेंगे, CuCl वाला केस, तो ये आ गया आपको R2CuLi दे देगा, ये RMGX दे देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसके लिए एल्काइल हैलाइड चाहिए। यहाँ पर हमने कहाँ पर पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में, तो रिकॉल करिए टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट हो गया, या फिर टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? AgNO3 वाला केस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। उसके अलावा दूसरा है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, याद करिए आप। तो ये एक्चुअली टर्मिनल एल्काइन वाला जो H है ना, उसको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब सिल्वर यहाँ आ जाएगा या कॉपर आ जाएगा। सिल्वर आया व्हाइट प्रेसिपिटेट, कॉपर आया रेड प्रेसिपिटेट। तो बेसिकली ये टर्मिनल एल्काइन की प्रॉपर्टी है, टर्मिनल एल्काइन। और जो इसका मेटल डेरिवेटिव बनेगा वो या तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Ag बनेगा, या फिर CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Cu बनेगा। ये है आपका मेटल डेरिवेटिव, और इसी के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस 61 का आंसर ये बी हो जाएगा। इफ एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। about it. चलिए, बाकी अगर किसी को कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकता है। फिर आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में सिर्फ एल्काइंस और एल्कीन्स डीकलराइज हो जाता है ना KMnO4 के साथ, तो एल्केन्स का तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, ये डायरेक्ट रिएक्शन ही याद करनी थी आपको। हाइड्रोकार्बन स्टार्टिंग में जब एल्केन पढ़ाया गया तो उसमें देखें तो एक ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन की इस तरह के आप उसमें हमने डिस्कशन किया है, मेनली हेलोजिनेशन का, फिर ऑक्सीडेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसके बाद इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किया, और फिर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में डिफरेंट रिएजेंट्स और कंडीशंस पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे थे, जो मैंने बोला था आपको याद करना है। तो उनमें जाकर देखेंगे तो ये KMnO4 का भी रिएक्शन मिलेगा। ये अपना अकेला एक एग्जाम्पल है जिसमें वो टर्शरी वाला जो हाइड्रोजन है वो हट करके OH लग जाता है, बस।
ये हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी हम ये रिएक्शन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर था ये 62। कहाँ मिलेगा ये भी मैं लिख देता हूँ, सो दैट कभी आप रिवाइज करें तो आपको मालूम होना चाहिए किस चैप्टर में जाना है। देन यू आस्क्ड 72 क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू 72 नंबर पे जाइए। क्वेश्चन नंबर टोलुइन ऑन रिएक्शन विद एनबीएस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये बहुत आसान है, ये सब आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए था, लेकिन पीछे 3 दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए बेटा, ये सब बहुत आसान वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से लिख लो, फ्यूचर में इसको एकदम परफेक्शन के साथ, इसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए। मैं आपको सारी केसेस एक बार और यहाँ रिपीट कर देता हूँ। कभी भी आपको CH3 ऐसा मिले, नॉट ओनली CH3, कार्बन, बेटर मैं कार्बन लिख देता हूँ, है ना, कार्बन जिसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो और वो ऐसा सी डबल बॉन्ड सी के साथ हो। ये भी थोड़ा सा और इसको अच्छे से कर देते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, ऐसा ये सिचुएशन होनी चाहिए ऐसी। इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन। और एक दूसरी सिचुएशन है ये वाली, इस डबल बॉन्ड के बदले डबल बॉन्ड ही है वहां पर, लेकिन वो बेंजीन का डबल बॉन्ड है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका नाम खाली बदल जाता है। अब हम इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। ठीक है, दो फेमस रेट, दो क्या मतलब, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज NBS। ये इसके अलावा SO2Cl2 भी है, इसके अलावा Cl2H भी दिया हो सकता है एग्जाम में, इसके अलावा Br2H भी दिया हो सकता है एग्जाम में। ये सबके सब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और किस टाइप के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए ये है, ये एल्केन वाले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए, राइट, एल्केन वाले फ्री रेडिकल। और ये जो स्पेशली मैंने लिखा है ये जनरल मैनर में एल्केन है, लेकिन अगर कहीं एलाइलिक मिल जाए तो वो नंबर 1 एलाइलिक और बेंजाइलिक रहते हैं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। ये सब्स्टिट्यूशन के लिए हम मेनली यूज करते हैं। तो ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ना, इसको आप किसी और कलर से लिख लो एकदम अच्छे से, ये कि अगर NBS दिया है, SO2Cl2, याद रखना SO2Cl2 है, SOCl2 नहीं है, नहीं तो ऐसा रिएजेंट कहीं और भी पड़ा है, इसी मिलता जुलता, चेहरे से मिलता जुलता है, बट यहाँ पर 2 है, वहां 2 नहीं होता है, SO2Cl2। So these are used for allylic and benzylic substitution. Now what do you mean by allylic and benzylic substitution? ये H हटेगा, इसके बदले हेलोजन लग जाएगा, मतलब ये आंसर होगा X। वही मतलब NBS लोगे तो Br आएगा, SO2Cl2 then Cl. So your actual product is this. In this case what will happen? ये X, H हटाकर X लगा दिया। ये आपको गलत नहीं होना चाहिए कभी भी, ये बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में आता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि सीधे रिएक्शन ही सीधे आपसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन में दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब इनिशियली दिया है फिर किसी और से रिएक्शन कराया फिर आगे बढ़ा। सो ये आप जरूर अच्छे से कॉपी करिए। आपका जो क्वेश्चन है इसमें 72 उसमें टोलुइन दिया है, तो टोलुइन की खास बात ये है कि टोलुइन में जो ऊपर CH3 है वो एक्चुअली बेंजाइलिक वाला कार्बन है और उसके पास हाइड्रोजन दिख रहा है। तो जब आप इसमें NBS डालोगे, ठीक है, वो बोलेगा नहीं वन इक्विवेलेंट, क्योंकि वो नॉर्मल एक ही H को रिप्लेस करेगा। जब Cl2H न्यू देता है और 3 इक्विवेलेंट देगा तो ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स विल बी रिप्लेस्ड विद Cl। और इसमें NBS में या SO2Cl2 में एक ही H रिप्लेस करना है, तो ये आपको ये प्रोडक्ट देगा।
अब आप देख लो आंसर किससे मैच करेगा। कॉपी कर लो, अच्छे से इसको लिख लो, ये क्वेश्चन इस तरह का गलत नहीं होना चाहिए। ओके सर। सर 77 वाला जो है उसमें मैसेजिंग बनेगा ना, यस, फिर उसमें 9 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। तो देख लेते। क्वेश्चन नंबर 77 आपने पूछा है ना, तो इसमें दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एग्जैक्ट रिएक्शन मैंने आपको क्लासरूम में कराई है। ठीक है, इसमें आप रेड हॉट ट्यूब कॉपर का ले सकते हैं, जनरली कॉपर देता है, कई बार वो आयरन ट्यूब भी लिख कर देता है, और टेम्परेचर भी आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसमें सीधे सीधे आपको ट्राइमेराइजेशन वाला केस है, मतलब ये 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, ट्राइमेराइजेशन वाला केस है, और आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये मेरे ख्याल से सब लोग इस आंसर तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे नोट्स में मिलेगा। बट आपको सिग्मा बॉन्ड पूछा है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने को उसने बोल दिया। तो अब मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सारे बॉन्ड्स ड्रॉ नहीं करते। सारे बॉन्ड्स अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आप गलती कर दोगे। सारे बॉन्ड्स आपको ड्रॉ करने, जितने आपको यहाँ दिख रहे हैं ना सारे, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इधर है, तो ड्रॉ दैट। इसको लिखो, आप नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हर एक बॉन्ड आप दिखाओ स्ट्रक्चर में, यहाँ भी सी सी सारे दिखा दो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए एटम। अब आप काउंटिंग करिए। अनफॉर्चुनेटली 20 आपने वाला जो है। मिस्टेक कर दी वो केवल ये वाले ही काउंट किए, जबकि हर एक बॉन्ड में सिग्मा तो होगा ही ना, पहले सिग्मा फिर पाई आएगा। इसका मतलब एक सिग्मा यहाँ से पिक करना है, एक सिग्मा यहाँ से पिक करना है, एक ओके सिग्मा यहाँ से सर। पिक करना है, यहाँ से ये ये सारे देख लो, जितने मैंने टिक किए हुए ये सारे आंसर आपके हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए। इधर भी ये वाले सिग्मा भी पिक करने हैं, ये कुछ भी, क्योंकि आप ड्रॉ करेंगे ना, तो अगर आपको छूट भी रहा है तो वो रहेगा नहीं, वो दिख जाएगा अचानक से। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, 49 somebody is asking. Question number 14. ये भी एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर आपको आ भी गया हो बाय चांस, मतलब सही हो गया हो, तो इस पे आप एकदम फोकस्ड होकर देख लो मैं क्या बता रहा हूँ। ये मिस्टेक आपको नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 49 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोलता है CH3, इवन इफ यू हैव गॉट दिस, मतलब आंसर वहां सही आ गया, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली आपने ये सब न सोचा हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, बिकॉज नॉट ओनली, अच्छा एक और काम, मतलब आइडियली मैं जो जब बैचेस पे लेता हूँ लेक्चर्स, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि जो भी आपको पेपर मिला है एग्जाम में, आपने जो भी किया उसको आप उसको भूल जाओ, अभी एनालाइज करो पेपर को। एनालिसिस का मतलब है कि जब ये पहली बार क्वेश्चन आया तो आपने कौन सा आंसर सोचा, आपको कौन सा स्ट्राइक किया, एंड दूसरा उसमें आपने क्या कॉन्सेप्ट सोचा। तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एनालिसिस के टाइम पर। आप एक फाइल बना लो, या आप जो रेगुलरली अगर कर रहे थे एनालिसिस तो उसी में कंटिन्यू करना है, बट ये 4 चीजें आप जरूर सोच कर करना। एक पहली चीज जो मैं यूजुअली लिखता हूँ, माई आंसर। ये फायदा रहता है कि जब आपके फाइनली एग्जाम्स होने वाले होते हैं, एक्चुअल एग्जाम, तो आपके पास इस तरह के जो है कई सारे एनालिसिस अवेलेबल होते हैं। तो उस टाइम पर आप बोलते हैं ना कि क्या रिवाइज करें, क्या लास्ट में जब पेपर होने वाला है, तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं अगर कि सर क्या करना है, तो एक्चुअली में आपको ये पेपर्स एनालाइज करना है। आपको नई चीजें नहीं करनी होती, क्योंकि नई चीजें करेंगे तो उस टाइम पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जो आपने पास्ट में किया हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है।
तो जब भी आपको जैसे ये पेपर मिला, आपने एग्जाम में किया होगा, आपको सोल्यूशन भी आ गया, टीचर से भी डिस्कशन हो गया, सब क्लैरिटी हो गई, तो आप यहाँ पर लिखेंगे माई आंसर। दूसरा, यहाँ पर माई एक्सप्लेनेशन, जो तुमने एक्चुअली में सोचा था एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार आपने गेस वर्क भी किया होगा, तो अगर तुम्हारा आंसर सही हो गया और एक्सप्लेनेशन ऐसी तुमने गेस किया था, तो यहाँ लिखें कि ये गेस वर्क है, सो दैट जब आप बाद में फाइनली रिवाइज करें 7-8 महीने बाद, तो आपको पता हो कि अरे ये मेरे को ये क्वेश्चन भी नहीं आया था, गेस वर्क था। मतलब ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए इतनी प्रिपरेशन होने के बाद, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड, करेक्ट आंसर। तो आंसर आपको मत पता ही, आपके पास आंसर की अवेलेबल है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब इसमें खास बात ये है कि जब आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं ना, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं कि एक ही हो, राइट। आपके पास 2-3 अवेलेबल हो सकते हैं। हो सकता है टीचर से पता चल गया, एक आपके फ्रेंड ने कुछ ऐसा बताया, आपको स्ट्राइक कर गया, कंफर्म कर लो कि वो सही है पहले, फिर आप दोनों एक्सप्लेनेशंस लिख लो जो आपको बेस्ट लग रहा है। कई बार ऐसा नहीं है कि टीचर ने आपको बताया, हो सकता है वो थोड़ा लेंदी हो और आपको किसी ने अचानक से ऐसे डिस्कशन में बता दिया, तो वो वाला आपको एक्सप्लेनेशन अलग से लिख कर रखना है, क्योंकि आपको कम टाइम वाला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ही वहां सोचना है, वो स्ट्राइक करना चाहिए आपको। तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप लिखो। फिर आपके नोट्स में वो कहाँ पर है, बिकॉज फाइनली जब आप रिवाइज करेंगे, अचानक से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो नोट्स में आपको डिटेलिंग चाहिए उसकी, उस रिएक्शन की। तो आप अपने नोट्स में पेज नंबर वगैरह डालकर रखिए और यहाँ लिख लीजिए कि पेज नंबर दिस फ्रॉम नोट्स, ऐसा करके लिख दिया कि भाई पेज नंबर 21 पे ये वाला इस टाइप की रिएक्शन अवेलेबल है अपने नोट्स में। वो और नहीं हो तो जाकर वहां ऐड कर लो, मतलब उस चैप्टर में ऐड कर लो और फिर यहाँ पेज नंबर लिखो। ये प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड यूजुअली जो मैं एडवांस के बैचेस में बोलता हूँ, वही मैं आपके यहाँ भी बोल रहा हूँ। ऑल्दो वहां पेपर और टफ आता है, उनके लिए वो 5th वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट सबके लिए वो रहने वाला है, इवन दो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम होगा। 5th पॉइंट ये मैं बोलता हूँ कि अगर आपने कोई नया क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है ना, न्यू क्वेश्चन का मतलब है कॉन्सेप्ट तो पढ़े बट वैसा क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको कहीं नहीं मिला, मतलब उससे पहले आपने सॉल्व नहीं किया था। तो अगर नया क्वेश्चन आपको मतलब यहाँ पर सॉल्व हुआ एग्जाम हॉल में पहली बार में, यानी फर्स्ट टाइम में आपने वो क्वेश्चन देखा, उसके पहले जैसे ये एनबीएस वाला है, तो एनबीएस वाले क्वेश्चन तो हम बहुत सारे करते आए हैं, ठीक है। तो अगर ये सही हो गया तो इस पे इतना वो करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा जो आपको मतलब केवल कॉन्सेप्ट मालूम था, रिएक्शन मालूम थी, बट वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने क्लिक करके सॉल्व कर लिया, मतलब क्लिक किया वो आपको, तो यहाँ पर आपको गुड फीलिंग्स लिखना चाहिए कि मतलब ये आपका फर्स्ट टाइम का अटेम्प्ट है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप 6-7 मंथ्स के बाद भी रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा इसमें जो और खतरनाक है वो ये इसी पॉइंट पे कि अगर ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का रिएक्शन आपके नोट्स में बहुत ज्यादा मिला है, बुकलेट में भी था, आपने किसी दूसरी बुक जो रिफर की उसमें भी सॉल्व किया, बट इन द एग्जाम यू फेल टू सॉल्व दैट, तो बैड फीलिंग्स यहाँ होनी चाहिए। कुछ ऐसा कमेंट आप लिखो, ये आपके लिए स्पेशल कमेंट वाला सेक्शन है 5th वाला जो है। तो आप यहाँ पर कोई ना कोई कमेंट लिखें कि ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। दो चीजें, एक न्यू क्वेश्चन एंड यू गॉट द आंसर, तो अच्छी फीलिंग्स। न्यू क्वेश्चन यू फेल टू गेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट हैपेंस। मतलब कोई भी नई चीज होती है जब पहली बार भी, तो जरूरी नहीं वो सक्सेसफुल हो, है ना। अभी चंद्रयान गया था, वो भी फेल हो गया। तो जब भी कोई नई चीज कोई करता है तो जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर हो गया तो वो चैंपियन है। तो वो आपको यहाँ जरूर लिखना है कि मतलब नया अगर आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा, खूब प्रैक्टिस किया, बहुत बार वो वाला टाइप का क्वेश्चन किया, बट फिर भी एग्जाम में नहीं आया, तो ये तो बहुत ही खराब चीज हो गई। यहाँ तो आपको बैड फीलिंग्स आनी चाहिए, तो वो कमेंट यहाँ लिखना चाहिए कि फ्यूचर में ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये वाला तो कई बार हमने सॉल्व किया फिर भी फेल किया। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5th आपके लिए स्पेशल कमेंट है, ये एनालिसिस होनी चाहिए आपके हर एक पेपर की, तब जाकर आपको फाइनली अच्छी रैंक मिलेगी, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं।
वापस इस पे आते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये भी है कि मतलब जो क्वेश्चन अच्छे आपको टीचर बोलता है डिस्कशन के टाइम पर, कि उनमें कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लग गया बीच में जो हो सकता है डायरेक्टली डिस्कशन में नहीं आया हो, और वो इसमें जैसे दे दिया, या मतलब उतना ज्यादा स्मूथली वो चीज डिस्कशन में नहीं आई हो और जैसे क्वेश्चन में आ गया, तो वो आपके लिए स्टार मार्क क्वेश्चन हो गया। मतलब एग्जाम के पहले वो तो रिवाइज करना ही करना है। तो इसमें CH3 CH2 CH2 Br दिया है, एक्वस NaOH है, ये सबने पढ़ रखा है। वी ऑल नो प्राइमरी हैलाइड एक्वस NaOH SN2 रिएक्शन। सो यू आर गोइंग टू गेट सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, फिर इसमें डाल दिया आपने Al2O3। तो Al2O3 डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम ये मान लेते हैं कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जो ऑक्साइड्स हम लेते हैं Al2O3, तो इसमें सीधे सीधे आप डबल बॉन्ड यहाँ पर बीच में बना दो, इसमें तो रीअरेंजमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है वैसे तो। सो ये आपको एल्कीन मिल गया। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये Y है ना, ये X है। फिर आपसे पूछा क्या है, Z पूछा है। अब Z HOCl है। अब एक बच्चे ने देखो कंफ्यूज होकर के मुझे पूछा भी था कि ये जो HOCl है, मैंने, वो कह रहा है कि मैंने आपको बताया है कि मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर का मतलब है कि दो Cl वाला भी केस मिलेगा और एक OH और एक Cl वाला भी केस मिलेगा। दैट इज वाई एसेट की क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वो आप कंफ्यूज हो गए एग्जाम में। तो वो इसलिए मैंने जब वो चीज जब बताई थी, मैंने वो थी कि अगर आपको Cl2/H2O दिया हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये भी रिएक्शन मैंने लिखाई हुई है, अलग लिखाई हुई है, और ये वाली रिएक्शन भी लिखाई हुई है। अब आपने मिक्स कर दिया उसको। Cl2/H2O का मतलब होता है कि व्हेन दे गिव यू एल्कीन, तो यू विल राइट ये हेलोनियम आयन। देन जो तुम्हारे पास अब Cl प्लस वाला केस बनने के बाद अवेलेबल है, वो है Cl माइनस एंड H2O। आउट ऑफ दीज टू विच वन विल गिव यू मेजर प्रोडक्ट? तो उसका आंसर है जो बाहर वाला अवेलेबल है ना, उसके अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। इट्स नॉट अबाउट कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो पहले से अवेलेबल है, उसका पोजिशनिंग ओरिएंटेशन वो ज्यादा अच्छा है अटैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसमें OH Cl वाला मेजर होगा, ये मेजर होगा। लेकिन इसमें आपको Cl वाला भी मिलेगा, वो माइनर होगा। ये वाले एग्जाम्पल, राइट। अब जब तुमने HOCl लिया है, when you have taken HOCl, then OH minus is the negative part, Cl is the positive part. We do not have Cl minus, है ही नहीं Cl minus, तो अटैक कहां से कर देगा वो? तो इसका मतलब Cl वाला तो कभी मिलेगा ही नहीं। We do not have Cl minus। एक बार जब तुमने हेलोनियम आयन बना लिया, Cl वाला केस बन गया, फिर OH माइनस ये अवेलेबल है अटैक करने के लिए, और मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से OH कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको मिल जाएगा, लाइक दिस। ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि दिस इज द ओनली प्रोडक्ट। इट्स नॉट अबाउट मेजर माइनर, दिस द ओनली प्रोडक्ट। सो सी द डिफरेंस। इसलिए आप ये भी पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना, और ये वाली चीज भी यहाँ लिखना कि यहाँ पर ओनली प्रोडक्ट है और यहाँ पर मिक्स प्रोडक्ट है, मतलब 2 मिलता है, एंड आउट ऑफ 2 1 इज मेजर, जिसमें वो डिफरेंट वाला केस है। ठीक है, कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क, यूज योर माइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। So I'm sorry, could you repeat that last step with HOCl? HOCl में बेटा OH minus is the negative part and Cl is the positive part. Here we do not have Cl minus, right? So you cannot say that you will get Cl वाला case, because Cl तभी मिलेगा when one Cl is positive and one Cl is negative, and here you do not have negative Cl, राइट। तो दो Cl वाला तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो पहले आपको एक Cl प्लस वाला ये मिलेगा, फिर उसमें OH माइनस भी अटैक हो जाएगा, तो OH Cl वाला कॉम्बिनेशन आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली प्रोडक्ट, राइट। जबकि Cl2H2O में क्या मिला, OH Cl वाला भी और Cl वाला भी, मेजर प्रोडक्ट OH Cl वाला था। Okay, sir. Thank you.
ये एनालिसिस में क्या क्या करना है ये जरूर आप लिख लें, इसको रेगुलरली करें। बिलीव मी बहुत अच्छी रैंक आएगी, क्योंकि आपको फाइनली सारा एनालिसिस आपके पास अवेलेबल होगा रिवीजन के लिए। Have you copied this? Yes, sir. Okay. Somebody has asked question number 47. Question number 47 में a compound containing two OH groups attached with one carbon atom is unstable, but which one of the following is stable? ये एक्चुअली एल्डिहाइड्स कीटोन्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा पहले दे दिया, बट फिर भी नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है यूजुअली बुक्स में नहीं दिया होता है। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आप चूज कर लो, ये है ना, उस पे कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल, राइट। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वो एडिशन रिएक्शन हो जाती है, लाइक दिस, ऐसे। तो अगर मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन दिया है और H2O दे दो, तो H2O कौन है? H2O भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना, ये उतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है जो ये H2O से इंटरैक्ट कर पाए। तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इस कार्बन की, वो बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए कुछ ग्रुप्स लगाते हैं, जिनमें जो 6-7 ही आपको वो कंपाउंड्स में बताऊंगा फ्यूचर में, बट यहाँ पर जो दिया है वही वाला एग्जांपल चूज कर लेते हैं। जब आप इसमें CCl3 लगा देते हो, तो CCl3 ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और कुछ और नहीं करेगा, केवल इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और रिएक्शन में पार्ट लेना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसीलिए ये कार्बन, सॉरी, ये इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा हो जाता है और रिएक्शन एडिशन वाला शुरू हो जाता है। और एडिशन के बाद देखो क्या हो रहा है। एडिशन के बाद जो आपको दो OH ऐसे लगेंगे, बिकॉज आप डबल बॉन्ड उठाओगे, 2 वैलेंसी हटेगी, तो आपको 2 OH आने चाहिए। उनके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ से सोचोगे तो Cl हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना सकता है? उसके लिए तो FO और N होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा रिजिड हो की बात नहीं करते हैं। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो बहुत स्ट्रांग है, उसको आपने हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे दिया है। तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो नाइट्रोजन के आसपास ही होता है। तो यूजुअली वो जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा हो तो आप उससे परेशान मत हो जाना कि भाई यहाँ तो Cl वाला इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बोल रहे हो? तो जस्ट अ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, जिसको नाम हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऑर्गेनिक में दे देते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी ये OH2 है, वो H2O के फॉर्म में रिलीज नहीं हो पाता, वो कनेक्टेड रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू Cl के साथ। तो वो आप यहाँ पर बस, ये हम लोग फ्यूचर में लर्न करेंगे। 6-7 केसेस है जो मैं आपको सारे लिखाऊंगा, बट वो एल्डिहाइड्स की उसमें। तब तक के लिए बस यहाँ पर इसका आंसर आप लिख कर रख दो कि 3 है। इट्स बिकॉज 2 रीजंस मैंने बताए कि CCl3 इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन, कीटोन और एल्डिहाइड का, और दूसरा आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन वी गेट हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए रिमूवल ऑफ H2O हियर नॉट पॉसिबल। सर वहाँ पर हमने कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई ना, वो वाला पॉइंट कैसे एक बार वापस बताओ ना, वो क्यों बढ़ानी पड़ी? तभी वाटर इंटरैक्ट कर पाएगा ना, नहीं तो ये कंपाउंड बना कहाँ से? ये बनने के लिए आपने इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दिया। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ाएंगे तभी ये हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो इस पे अटैक नहीं कर पा रहा था। तो आपने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी, यानी कि ये वीक है तो क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी स्ट्रॉन्ग कर दी हमने, ज्यादा कर दी। और कैसे ज्यादा की? बाय अटैचिंग दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक CCl3। और ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कितना, कौन सा ग्रुप लगाएं, तो वो आपको 6-7 एग्जांपल्स में लिखाऊंगा बाद। ओके सर। Then somebody is asking
क्वेश्चन नंबर 85 85 पे आते हैं। कोई भी कॉपी कर रहा हो कोई क्वेश्चन तो बता देना आप मेरे को। इसमें क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अच्छा याद रखना, आई बिलीव सबने ये सब पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म में। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन होता है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है, एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड, और इनके जो बीच में होता है इन बिटवीन उसको बोलते हैं स्क्यू। इन्फिनिट कन्फॉर्मर्स होते हैं स्क्यू वाले, ठीक है। तो वो जब अभी जैसे मान लीजिए मुझे एक्लिप्स वाला बनाना है और इथेन दिया हुआ है ना, आसान एग्जांपल दिया है, तो ये मैंने ऐसा बनाया, जस्ट बिहाइंड ऐसा है ना, ये आपका एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है। इसमें जो ये एंगल है, अगर आपसे कोई बोलेगा कि ये और ये एंगल, इनके बीच का एंगल क्या दिया, ये तो इसको डायहेड्रल एंगल यहां लेंगे 0 डिग्री, ठीक है। अभी यही स्टैगर्ड कर दो, ये आप इससे ज्यादा डायहेड्रल एंगल उठा ही नहीं सकते, बिकॉज फिर रिपीट हो जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, राइट। आप इनके बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। उसने आपको एक पॉसिबिलिटी दिया है, उसने आपको दिया है स्क्यू कन्फॉर्मर का ये वाला, लेट मी ड्रॉ। आपको उसने यहाँ कहीं ऐसे बीच में ऐसे यहाँ डाल दिया है H, यहाँ डाल दिया है H, और यहाँ H डाल दिया है ये, और बोल रहा है कि ये एंगल जो है 29 डिग्री है, राइट। और फिर उसने आप तो डायहेड्रल एंगल तो आप ऐसे 29 भी बोल सकते हो, लेकिन आपको उसने हाईलाइट किया है, मतलब उसने बोला है क्या क्या बोला है, एक को H डैश बोला और एक को H डबल डैश बोला, है ना। फ्रंट वाले में H डैश है और बैक वाला H डबल डैश है, और उसने आपसे ये पूछा है ना, मतलब सॉरी ये इस तरह मुझे ड्रॉ करना चाहिए था, ये मतलब ये H डैश है, यहाँ पर H डबल डैश है, और आपसे ये वाली की बात कर रहा है, राइट। तो इसमें बहुत आसान है कि आपका जो है नॉर्मली जो एंगल रहता है ये 120 है, राइट। और उसमें केवल ये एक्स्ट्रा आपका 29 डिग्री आ गया, तो आपको जो टोटल मिलेगा वो 120 डिग्री प्लस 29 डिग्री, दैट इज 149 डिग्री। सीधे सीधे आपका ये आंसर बन जाता है। इफ यू वांट यू कैन कॉल। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर वो स्क्रू इन्फिनिटी क्या था? कौन बेटा? आपने लिखा है ना इन बिटवीन स्क्रू इन्फिनिटी, मतलब इन बिटवीन स्क्यू नाम बोलते हैं, SKEW। ऑल कन्फॉर्मर्स विच आर इन बिटवीन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड इन्फिनिट कन्फॉर्मर्स हैं जिनको स्क्यू बोलते हैं। ओके सर। सर आपने ऊपर जिस डायग्राम में आपने 60 डिग्री बताया ना एंगल, उसका हम लोग को किस में हेल्प हुआ, मतलब उससे हमने क्या किया? इसका कुछ नहीं, कही केवल इतना बताने के लिए कि अगर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन दिया होता
तो डायहेड्रल एंगल ये वाला 60 होता है, और जब एक्लिप्स कन्फॉर्मर होता है तो ये डायहेड्रल एंगल 0 होता है। उसने आपको 29 दे दिया है, यानी ओके सर। बीच वाली केस की बात करा, और फिर एंगल कुछ और पूछा उसने आपसे, यहाँ का कार्बन H डैश और H डबल डैश इनके बीच का एंगल पूछा है। हमें केवल ये 120 मालूम रहता है ऐसा, और उसमें आपको 20 डिग्री 29 डिग्री और आगे भेज दिया, तो इसलिए वो आपका आंसर 120 प्लस 29 149 हो। थैंक यू सर। इनमें बहुत सिंपल सिंपल रहते हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम हम लोग वो डायग्राम नहीं बनाते, तो उस चक्कर में हम सोचते हैं डायरेक्टली आंसर ऐसे कुछ याद थोड़ी ना करना है। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस हैं जो ऐसी कभी कभार वो पूछते हैं, लेकिन आपके नोट्स बुकलेट में जरूर होगा, और हो सकता है वो मैं रिएक्शन लिखाता भी नहीं हूँ, और वो बहुत कम आता है। आपको एमटी से भी पता चला होगा, सारे क्वेश्चन लगभग आपको नोट्स में से मिल रहे होंगे, तो इसलिए आप फोकस उस पर रहना जो मैं आपको लिखाता हूँ। इसके अलावा जो बुकलेट में एक आध एक्स्ट्रा रिएक्शंस है वो नोट्स में कॉपी कर लो, सो दैट कहीं पर किसी जगह मिल गया कोई क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज ना हो। आपके बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो पास्ट एग्जाम्स में दूसरे कई एग्जाम्स होते थे मेडिकल वाले, उनमें आ गए हैं, तो अब वो यूजुअली नहीं आएंगे उस तरह के, वो एनसीईआरटी लेवल पे ज्यादा वो रहने वाला है। इसलिए आप नोट्स पे जो मैं लिखाता हूँ उस पर ज्यादा फोकस्ड रहना, और पेपर से भी आपको समझ में आ रहा होगा, उसको अच्छे से एनालाइज करके रखिएगा। Then somebody is asking question number 55. बेटा ये 55 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन तुमने पूछ लिया है। ये बोराजोल वाला केस बनता है B3N3H6 वाला, ये आप इनऑर्गेनिक वाले टीचर से पूछेगा वैसे, और कोई वैसा तो इनऑर्गेनिक बेंजीन आपने वैसे भी सुन रखा होगा, फेमस ही कंपाउंड। फिर आपने पूछा है 58 क्वेश्चन नंबर, ये भी इनऑर्गेनिक वाला है। ये CO प्लस NaOH वाला है, HCONa बनेगा, बट फिर भी आप ये इनऑर्गेनिक में चेक कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट रिएक्शन आप लिख सकते हैं। देन somebody is asking question number 69। सब लोग चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 69। आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड with dry ether and absolute alcohol gives, let me write क्वेश्चन नंबर 69 MT। आइसो, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। मिस्टेक कर देते हैं बच्चे आइसोब्यूटाइल जो स्ट्रक्चर है उसको लिखने में, तो आइसोब्यूटाइल जो होगा वो ये होगा, पहले कार्बन को छोड़ के दूसरे में ब्रांच होनी चाहिए, फिर बाकी चेन सीधे चलती चली जाएगी, और जितने कार्बन टोटल ब्यूटाइल है इसलिए टोटल 4 कार्बन आने, और फिर डैश आएगा, इसको ब्यूटाइल कहते हैं। अगर आपको ये आइसोब्यूटाइल इसको कहते हैं, अगर ये आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम है तो आपको फाइनल आंसर नहीं आएगा। उसने आपसे बोला है कि आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका मतलब मैं खाली यहाँ पर MgBr अटैच कर दूं तो ये मेरा हो गया आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन आपको उसने बोल दिया है एल्कोहल से, राइट, ये आपने C2H5OH यहाँ ले लिया। अब आपको करना क्या है, जो नॉर्मल रिएक्शन आप करते हो, व्हाट इज दैट नॉर्मल रिएक्शन, RMgX प्लस R-OH। सो ये R नेगेटिव बेसिक पार्ट है, दिस विल abstract दिस H एंड विल गिव यू RH। जो बच गया वो एक साथ लिख दो, MgXOR', यही आप यहाँ पर बना दो। तो सबसे पहली बात है कि विच पार्ट इज R नेगेटिव, ये जो आपको आइसोब्यूटाइल वाला है, इसी को खाली ये वाला H दे दो आप, तो एक आंसर हो जाएगा CH3 CH CH3 इधर CH3 प्लस जो बच गया उसको साथ में लिख दो, तो क्या बच गया MgBrOC2H5। चेक कर लो, ये देखो कोई ना कोई ऑप्शन ये दिया होगा।
गाइस देखो, जब आप पेपर का एनालिसिस करो और उसका सोल्यूशन लिखो, तो आप मेरी स्टाइल में देखो, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ, उसके आसपास वाली चीजें भी यहाँ लिख रहा हूँ। मतलब जब आप उस क्वेश्चन का आंसर निकालें तो उसके लेफ्ट और राइट में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ एक्लिप्स कन्फर्मेशन बताया, स्टैगर्ड बताया, फिर बोला स्क्यू क्या होता है वो भी लिख दिया यहाँ पर। आपको अपना जो लिखना है ना वो पॉइंट कि माय आंसर, माय एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीजें आपको डालनी है। हर क्वेश्चन के लिए ये एनालिसिस करनी है, राइट। इससे क्या होगा कि आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होने वाला होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, मैं चाहता तो सीधे रिएक्शन लिख देता, मैंने आपको दो पार्ट स्पेसिफाई किए। एक तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ आईसो है, तो आप यहीं पर तुम्हें ना आइडिया हो तो नियो वगैरह भी लिख लो कि भाई नियो वगैरह होगा तो कैसे उसको हैंडल करते हैं, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो सब। क्योंकि आप अभी आइसो ब्यूटाइल आया, कल को सेकेंडरी आ जाएगा, नियो आ जाएगा, टर्शरी आ जाएगा, तो क्या करोगे वो आप यहाँ पर हाईलाइट करो। ये रिएक्शन देखो मैंने लिख दिया, मैं चाहता तो सीधे यहीं पर बता देता, लेकिन मैंने अलग से वो मेंशन किया। आप एनालिसिस में ये सब करें, ठीक है। जितना मैक्सिमम बेटर एनालिसिस आपका आज होगा वो फ्यूचर में आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। चलिए, somebody is asking then question number 72, ये मैंने अभी बता दिया है, ये आपका हो गया इसका मतलब। Then somebody is asking question number 85, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी हो गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 61, ये भी हो गया है, आप चेक कर लो। 69 ये भी हो गया। Then somebody has written question number 47, ये भी हो गया बेटा, आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर देन यू हैव रिटन 55, ये भी हो गया, इनऑर्गेनिक बेंजीन वाला केस। देन somebody is asking question number 49, 49 भी हो गया बेटा, चेक कर लो, 49 भी हो गया। देन सेम स्टूडेंट इज आस्किंग क्वेश्चन नंबर 50, ये नहीं हुआ, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है बट मतलब डायरेक्टली नोट्स में से है। क्वेश्चन नंबर 50, द स्ट्रक्चर इज गिवन एज दिस, ये एल्कीन दिया हुआ है, ठीक है। इसका रिएक्शन है E2H6 H2O2OH माइनस। ये एक्चुअली ऐसा दिया होना चाहिए 1 और 2 एक साथ नहीं डाले जाते हैं, वो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज होता है। तो कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन बनाते समय। ये अब ये पहले तो एक्चुअली ऑप्शंस लिखा हुआ है ना, ट्रांस, ये एडिशन, सिन है, ऑल ऑफ द। तो बेसिकली आपको पहले तो प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जैसे मैंने बोला ना एनालिसिस में आपको करना है, तो मेक द सेपरेट रिएक्शन पहले आप लिख दो, तो सारा अपने आप आंसर आता चला जाएगा। एक बार आपको करना है ना, नहीं तो बाद में बच्चे बोलते हैं कि रिएक्शंस याद कैसे रखें। अरे भाई हर बार एनालिसिस करो आप इस तरह से, आपको धीरे धीरे वो रिएक्शन आज याद हो जाएगा। रिएजेंट्स को एक रात में बैठ के थोड़ी ना रटना है। तो इसमें है क्या, इसका नाम ही देखो, मैंने आपको पहले से बता रखा है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और अगर आप नोट्स को चेक करोगे ना तो मैंने लिखाया है दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब पूरे आंसर को डिसाइड करने के लिए हाइड्रोबोरेशन पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट।
वही है जो सब कुछ डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा ही रैंडम ऐसा मैंने पिक किया, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाटर एडिशन है। वाटर एडिशन, वाटर एडिशन का मतलब है H एंड OH पार्ट, राइट। अब ये होता कैसे, ये होता है एंटी मार्क, सब मैंने लिखाया हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल का मतलब होता है निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट is given to that carbon, double bond carbon which has more number of hydrogen atoms। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये आपको ये ऐसा प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। बट अब अंदर की कहानी ये है कि प्रोडक्ट मिलने से पहले हाइड्रोबोरेशन के टाइम पर हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड होते हैं, और उसकी खास बात यह है कि वो ऐसा, क्योंकि बोरॉन ही हाइड्रोजन सप्लाई करता है, हाइड्रोबोरेशन है ना, तो ये सेम साइड से ऐसे करता है और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सेम साइड का मतलब हो गया सिन वाला केस है, यानी सिन एडिशन होने वाला है। तो सिन एडिशन होगा और उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। अब आते हैं क्वेश्चन में, यानी एप्लीकेशन पार्ट। अब एप्लीकेशन पार्ट में आप सोचो, पहली चीज कि सिंस यहां पर उसने आपको रिंग भी दे रखा है, डिजाइन भी ऑप्शंस में प्रोडक्ट का दिया हुआ है, तो सिन एडिशन का क्या मतलब है? सिन एडिशन का मतलब है ये सिन एडिशन, सिन एडिशन का मतलब है H and OH will be added from same side, from same side। यानी कि अगर मैं इसका प्रोडक्ट लिखूंगा तो इस डबल बॉन्ड को हटाकर मैं H और OH सेम साइड दिखाऊंगा, जो बच गया वो एक तरफ चला जाएगा। तो बच क्या गया? बच गया आपका इधर CH3, इधर H। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शन पढ़ो, लिखा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ट्रांस। तो आप ये मत सोचना कि एडिशन सिन है तो सिस बनेगा, लेकिन वो सिन एडिशन HOH के लिए, HH के लिए थोड़ी ना है। अब इसमें देखो, प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, योर H जो अभी अभी आया और एक पहले से H दूसरे कार्बन पे अवेलेबल है। रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, एंड फॉर्चुनेटली H ऑपोजिट साइड दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए आपको बिंदास होकर यहाँ ट्रांस लिख देना है। बड़ा जरूरी नहीं कि हर बार आपको ट्रांस मिले, वो तो फॉर्चुनेटली रिंग था बीच में, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रोडक्ट में पॉसिबल हो गया। इसीलिए आप देख पा रहे हो कि आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है क्या ऑपोजिट, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव रिटन ट्रांस। तो ट्रांस प्रोडक्ट मिल गया। इसका मतलब है कि आपका जो है ऑप्शन ए सही हो गया, 1 सही हो गया, 2 भी सही है बिकॉज प्रोडक्ट एग्जैक्टली यही है। थर्ड वाला तो प्रोसेस सिन है, वो भी सही है। इसका मतलब है कि आपको ऑल ऑफ दीज वाला आंसर लेना है। एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। So what have you written above trans? Geometrical isomerism. Then somebody has written 85th question. 85th हमने अभी डिस्कस कर लिया है। 75 किया है क्या? 75, 75th क्वेश्चन नहीं किया है। ये क्वेश्चन 75th वाला जो दिया है, इसी का थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन, यहीं पर आपको नया क्वेश्चन फ्रेम करके आप देखना है कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज गिवन? एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना, मतलब कन्वर्जन। They have given you toluene,
और फिर उसमें आपको टॉलुइन में जो CH3 है वो हटा देना है, COOH आना चाहिए, और Br एंड NO2 दोनों आपके मेटा पोजीशन पे होने चाहिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पहले तो ओरिएंटेशन क्या क्या होता है, जो CH3 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन आप कराओगे इस टॉलुइन में, देन यू आर गोइंग टू गेट ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैच्ड एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। बट डिमांड क्या है, हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसमें क्या है, उसमें ग्रुप्स आर अटैच्ड एट मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो ये तो काम नहीं करने वाला। Br जो है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। जो NO2 है दैट इज मेटा डायरेक्टर। अब आप जैसे मतलब ये एनालिसिस कर रहे हो, तो ये जब आप लिखो ना तो आप यहाँ लिख दो पेज नंबर जहां पर आपको ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टर्स की लिस्ट दी हुई है ना। इससे क्या होगा कि कोई भी ग्रुप आप कंफ्यूज हो वहां जाकर के आपने देख लिया, क्योंकि एक क्वेश्चन के बेसिस पे आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस का वो आप समझ लो एनालिसिस कर रहे हो। आप मानकर चलोगे इस टाइप की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। आज यहाँ CH3 नहीं दिया, कोई और ग्रुप हो सकता है फ्यूचर में, तो अकॉर्डिंगली वो थोड़ा बहुत आप हल्का फुल्का चेंज करके उसको भी सॉल्व कर लोगे। NO2 मेटा डायरेक्टर, COH मेटा डायरेक्टर। और याद रखना जब कंपैरिजन होगा कि किसके ओरिएंटेशन की बात माने, and if benzene ring has both types of group, ortho para as well as meta director, then ortho para decides the orientation of incoming electrophile। ये याद रखिएगा। अब इसमें आप कुछ भी नहीं करा सकते, ब्रोमिनेशन कराओगे तो भी गड़बड़ है, नाइट्रेशन कराओगे तो भी गड़बड़ है, बिकॉज ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो इसको ऑक्सीडाइज कर दो। ऑक्सीडेशन के लिए उसने आपको रिएजेंट दिया है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। आपको ये दे सकता है, या फिर दे में गिव यू KMnO4OH माइनस हीट। दोनों का काम है, कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू COOH। अब देखो मैजिकल चीज हो गई कि अब आपके पास COH अवेलेबल हो गया। अब आपको इसमें कुछ भी कराओगे, ये मेटा डायरेक्टर है ना, ये मेटा डायरेक्टर है। अब आपका जो भी ग्रुप आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि आपको ब्रोमिनेशन कराना चाहिए पहले कि नाइट्रेशन कराना चाहिए, लेकिन एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देख लो। फॉर्चुनेटली कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ओनली वन ऑप्शन है गॉट, थर्ड वाला पहले चेक कर लो। 75 का थर्ड ऑप्शन को चेक करो, सी वाले को, उसमें 3 ही पहला दिया हुआ है, यानी आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपको आंसर आ गया इसका। बट बात ये है ना कि जरूरी थोड़ी ना कि आपको ऐसा फॉर्चुनेटली मिल गया, दोनों पॉसिबिलिटीज है। मतलब अगर मैंने इसमें ब्रोमिनेशन करा दिया, मैं दोनों केसेस लिख रहा हूं, आप देखो ये नया क्वेश्चन आपको बन के आ सकता है कि मैंने इसमें ब्रोमिनेशन करा दिया, मतलब Br2FeBr3, राइट। तो ये आपका जाएगा मेटा पोजीशन पे, बिकॉज COH इज मेटा डायरेक्टर। यहाँ पर आपने नाइट्रेशन करा दिया, मतलब HNO3 डाल दिया, तो आपका NO2 जाएगा मेटा पोजीशन पे। अब इसमें बच गया है नाइट्रेशन, इसमें बच गया है ब्रोमिनेशन, राइट। अब देखो मैजिकल चीज, अगर मान लीजिए ये वाला सिचुएशन है जो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन वाला सीक्वेंस है जो गिवन क्वेश्चन है, राइट। तो उसमें क्या होगा, COH भी मेटा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर, और ये भी मेटा डायरेक्टर है NO2। तो यानी NO2 और COH दोनों अपने मेटा पे, तो ये रीइंफोर्स्ड पोजीशन है, यानी दोनों यहीं पर बोलते हैं ग्रुप को लगा दो, तो Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा, उसको रीइंफोर्स्ड पोजीशन कहते हैं। NO2 यहाँ पर Br लगा दो। बट अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में ये भी दिया होता तो आप फंस जाते, क्योंकि यहाँ पर ये मेटा डायरेक्टर है, दिस वन इज मेटा डायरेक्टर।
and this one is orthopara director. मैंने क्या बोला आपको कि अगर दोनों ग्रुप्स अवेलेबल हो then orthopara director group will decide the orientation of the new electrophile. तो न्यू NO2 आएगा, यानी NO2 इस Br के लिए यहां पर और इसका पैरा, यानी दोनों प्रोडक्ट्स मिलेगा। मेजर माइनर इतना आसान नहीं प्रिडिक्ट करना, बट दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑल थ्री ग्रुप्स एट मेटा। एक ये मिलेगा प्रोडक्ट और एक ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट। सो इसीलिए आपको ये वाली पॉसिबिलिटी चूज नहीं करनी है। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता अगर उसने ये वाला ऑप्शन भी दिया होता। कौन सा? कि पहले ए को आप 3 दो, फिर उसके बाद उसको 1 दो और फिर 2 दो। ये आपका अगर दिया होता साथ में ऑप्शन तो बच्चे ज्यादा फंस जाते। तो आप ये भी चेक लिख लेना और यहाँ पर मतलब आप ये एनालिसिस को भी कॉपी कर लेना। If you have any doubts, you can ask. सर आपने जो रीइंफोर्स वाला बताया वो भी एक बार वापस बताना। रीइंफोर्स का मतलब होता है कि दोनों ग्रुप जो लगे हुए पहले से, वो दोनों ग्रुप्स नए ग्रुप के लिए सेम पोजीशन एडवाइस करते हैं कि सेम पोजीशन एडवाइस कर रहे हैं। तो दोनों जब एक ही पोजीशन बताएंगे तो एक ही प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं पहले से, वो अलग अलग पोजीशंस बताते हैं। सीओएच बोलता है मेटा पोजीशन पे लगाओ, बीआर कहता है मेरे ऑर्थोपैरा पे, तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर को प्रेफरेंस मिलता है। ओके सर। सर अगर हमने पहले डोमिनेशन किया हुआ रहता तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर को पहले प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए तो फिर कुछ तो ये आपने जो बताया वो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते राइट ना? हाँ, तो सेकंड केस में ऐसा नहीं हो रहा। सेकंड केस में रीइंफोर्स्ड है ना, कोई प्रेफरेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं। ओके सर। मतलब इट्स लाइक कि मम्मी भी बोल रही पढ़ाई करो, पापा भी बोल रहे पढ़ाई करो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई करना है। अगर दोनों अलग अलग बोलेंगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना किसकी बात माने। ओके सर। Then somebody is asking, question number, somebody is asking question number 73। बेटा ये अलग पूछ लिया, ये मैं नहीं बता सकता, ऑर्गेनिक वाला नहीं बताएगा, फिजिकल में पूछेगा। देन 74 क्वेश्चन नंबर भी आप, ये गैसेस स्टेट का क्वेश्चन है, ये भी आप फिजिकल केमिस्ट्री वाले से पूछिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे। चलिए ये भी हो गया। 47 क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ, 85 भी मैंने बता दिया है। somebody is asking 89th क्वेश्चन। ये भी बेटा ये मेरे से मत पूछो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे। फिर 90th क्वेश्चन, ये भी क्या मेरे से पूछ रहे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री वाले? आई टेक ओनली ऑर्गेनिक। तो 75 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 51 भी बता दिया है मैंने। somebody is asking 88th क्वेश्चन बेटा, ये अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का है, केमिकल काइनेटिक्स का है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको अगर कहीं पर ऑर्गेनिक वाला दिख रहा हो, इसका मतलब वो नहीं ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया, ये केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट प्रोबेबली होगा। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास की रिक्वायरमेंट होगी, वो निकलते ही आंसर आ जाएगा। आप फिजिकल केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछिएगा।
चलिए, तो मेरे ख्याल से मैं सारे क्वेश्चंस एम्प्टी वाले ले लिए। अब मैं आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस देता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज लेट मी नो। So have you done question 70 already? 70? Yes. लेट मी चेक बेटा। नहीं बेटा, 70th क्वेश्चन नहीं किया है। यू वांट दैट क्वेश्चन? Yes, sir, please. Question number 70. C2H5I given, alcoholic KOH. एक्चुअली ये क्या है, बोर्ड लेवल पे जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना वैसे क्वेश्चंस दे देते हैं, बट कंडीशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली एल्कोहलिक KOH लिख दोगे तो ये आंसर एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन वाला हो जाएगा। इसके लिए आपको बॉइलिंग ये सब यहाँ लिखना होता है, या हीट इस तरह से मेंशन की होती है, सो दैट वो एलिमिनेशन की कैटेगरी में चला जाए, यानी कि आपको ये मिले। बट क्वेश्चन का सीक्वेंस यानी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस को देखोगे, उससे आइडिया लगेगा कि आपको एल्कीन ही लिखना है, अदरवाइज आप Br2 ऐड नहीं कर पाओगे। यानी आपको एक स्टेज के बाद ये प्रोडक्ट मिलेगा। फिर इसमें जब आप KCN डालोगे, KCN, तो ये मान के चलते हैं कि अब ये देखो इसमें भी गड़बड़ उसने दे दिया है। हाँ, ये एक्चुअली दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी यहाँ 2 इक्विवेलेंट्स होना चाहिए था। तो ये फिर आंसर हो जाएगा CN CH2 CH2 CN। तो आइडियल उसको यहाँ 2 इक्विवेलेंट्स लिखना चाहिए था, यहाँ बॉइलिंग लिखना चाहिए था, ये हीट लिखना चाहिए था, तो ये परफेक्ट क्वेश्चन होता। देखो उन्होंने क्या आंसर दे रखा है। So how do we know if it will substitute at both places or just one place? That is why I said ना कि they should have given 2 equivalents. वो सब्स्टिट्यूशन तो दोनों का ही होने का पूरा चांस है, बिकॉज Br is considered as a better leaving group and CN- is considered as a better nucleophile. तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा। वो मिस्टेक हो जाएगी अगर यहाँ पर हम ये मान लेंगे 1 इक्विवेलेंट, तो उनको देना ही है 2 इक्विवेलेंट ऐसा। Okay, sir. Thank you. चल, तो ये भी हो गया। नाउ आई विल Sir, यस स्पीक आउट। sir, 87th one. 87th रह गया, आपने लिखा था? Yes, sir. इसमें क्या कहता है, हीटिंग 2 chloro 1 phenyl butane with this reaction of this followed by this। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, 2 chloro 1 phenyl butane। So first of all you write the structure। ब्यूटेन है, 1 phenyl है, यानी बेंजीन तो आएगा ही आएगा ऐसा ये, और ये कार्बन फर्स्ट हो गया, फिर 2 क्लोरो कहता है ना, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा और फिर नॉर्मल CH2। ये हो गया 2 क्लोरो 1 phenyl ब्यूटेन। इसका रिएक्शन उसने करा दिया है C2H5OK C2H5OH। ये एक्चुअली में E2 एलिमिनेशन हो गया। E2 नहीं, ये तो इवन C भी हो जाएगा यार, खाली एलिमिनेशन लिख दोगे दैट ऑल्सो वर्क, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन यहाँ का डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होगा बेंजीन के साथ, दैट इज मोर स्टेबल, सो यू हैव टू राइट दिस आंसर। ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। 2 पॉसिबिलिटीज थी, बट आई हैव रिटन दिस वन।
फॉर मोर स्टेबिलिटी। फिर वो कहता है HgOAC ट्वाइस एंड H2O, ये एक्चुअली में रिएक्शन है oxymercuration demercuration. If you recall, oxymercuration demercuration is again addition of water. Addition of water मतलब H and OH as per Markovnikov rule. Markovnikov's rule. तो ये आप मार्कोनिकोव रूल के हिसाब का मतलब है, ये अनफॉर्चुनेटली दोनों कार्बन के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जिस भी कार्बन के पास प्लस स्टेबलाइज हो जाए उसको निगेटिव पार्ट देना। तो प्लस एक्चुअली में इस CH के पास स्टेबलाइज होता है, सो इसको OH मिल जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। जस्ट चेक। सर आपने वो प्लस स्टेबलाइज वाला बोला है, प्लीज वापस बताइए। I repeat, normally Markovnikov rule का मतलब होता है negative part is given to the carbon which has less number of hydrogen, but unfortunately here you have equal number of hydrogen. Then how do we decide? तो less number of hydrogen का मतलब होता है कि वहां पर पॉजिटिव अगर लिखोगे डबल बॉन्ड तोड़ करके तो that plus will be more stable. तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मार्कोनिकोव रूल का मतलब है नेगेटिव पार्ट इज गिवन टू द कार्बन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज गिवन टू द कार्बन वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। तो अगर हम यहाँ प्लस लिखते तो वो रेजोनेंस दिखाता, यानी यहाँ पर प्लस ज्यादा स्टेबलाइज करता, उसी को माइनस वाला यानी OH दे दिया। These are the small points which you have to write. ये सब एनालिसिस में जरूर लिखिएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो जो अभी मैंने बताया दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। सर आपने ऊपर वाले रिएक्शन में KCN2 के बाद क्या लिखा है? KCN 2 इक्विवेलेंट्स मतलब 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ KCN विल बी, यानी 2 मोल यूज होंगे। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन MT से रिलेटेड? So can you please repeat the full form for OMD? OMD means oxymercuration demercuration. Oxymercuration demercuration. Sorry, sir. OMD, oxymercuration demercuration. Thank you. एल्कीन चैप्टर में रिएक्शन कराई है मैंने। Check. So I believe no other doubts here. All of you write this question. So is it ester plus that compound? No. This is the formula of the ester. Oh, okay, sir. Guys, find A, B, and C structures. It's a very, very good question.
Sole organic product means only organic product, huh? Single organic product. Have you got the answer? आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इससे क्या आप जो बच्चे नहीं इनिशिएट कर पा रहे हैं वो कर लेंगे। देखो, जो एस्टर है ना वो एक एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड और यहाँ लगता है Lg। जैसे यहाँ एस्टर में OR लगेगा, तो whenever they give you Grignard reagent of type R-MgX, so R dash basically when attacks this RCO Lg, Lg leaves. It's a kind of substitution. इसको AN-DN रिएक्शन बोलते हैं, बट इसको ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये तो यहां पर आ जाएगा R डैश, बट होता क्या है कि ये फर्दर कीटोन है एंड कीटोन्स आर आल्सो रिएक्टिव। So if R-MgX one more mole given, then that will also attack and it will be addition reaction now. aldehydes ketones के साथ addition reaction होता है ये ऐसा, और यहाँ OMgX हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो Lg निकल रहा है ना, वो Lg एक्चुअली MgX के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन होता है एसिड डेरिवेटिव्स का। तो यूज दिस रिएक्शन टू गेट द आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो अल्कोहल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये एसिडिफिकेशन है। एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि ये जो OMgX बन रहा है ना, ये बाद में OH बन जाएगा। इफ यू वांट आई कैन शो यू द स्क्रीन, अगर नहीं चाहिए तो यहीं पर वाला आप सॉल्व करो। So please show the previous screen. Previous means this one. Sorry, the next one. ये चलिए डिस्कशन कर लें अभी। हैव यू ऑल अटेम्प्टेड? Should I discuss now? Have you all attempted? चलिए डिस्कशन कर लेते हैं guys. First of all, the ester which is written here, इसका फॉर्मूला आप लिख लो जनरल मैनर में। तो क्या होगा? RC डबल बॉन्ड OR डैश, है ना। अब एज आई टोल्ड यू कि CH3 MgBr के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? CH3 MgBr एक्चुअली यहाँ अटैक करेगा, राइट, और ये पार्ट ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ जो पहला स्टेज है उसमें प्रोडक्ट क्या मिला? वन विल बी RCOR CH3 सॉरी CH3 ये, और दूसरा मिलेगा R-O जिसमें MgBr ऐसे लग जाएगा। चेक कर लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन पढ़ाई थी, ये देखो एक Lg के साथ MgX लग गया और बाकी कीटोन मिल गया। पर ये कीटोन भी आपको एक्चुअली में नहीं मिलेगा, ये कीटोन फर्दर रिएक्शन कर लेगा इसी CH3 MgBr के साथ एंड यू आर गोइंग टू गेट 2-मिथाइल वाला केस ऐसा। और फिर प्रोटोनेशन हो गया, मतलब एसिडिफिकेशन हो गया। तो ये जो दो आपको ये दिख रहे हैं ना, यही तो प्रोटोनेट होंगे। मतलब एक आपको मिल जाएगा एल्कोहल R-OH और एक एल्कोहल मिल जाएगा आपको R2-मिथाइल ग्रुप्स लाइक दिस एंड OH राइट। ये आपको एल्कोहल मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस पे लिखा सोल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यानी कि सिंगल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब जबकि इसमें कितना मिल रहा है आपको? 2 एल्कोहल। ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब है ये दोनों एल्कोहल्स मस्ट बी सेम। सेम का मतलब क्या हो गया? सेम का मतलब है कि ये R डैश जो यहां दिख रहा है ना, ये इसके बराबर होना चाहिए। ये दोनों चीजें सेम है, इसका मतलब है R डैश ये ग्रुप इक्विवेलेंट टू R CH3
डैश, ये दोनों सेम होने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि टोटल कार्बन एटम्स यहाँ 4 हैं, दिख रहे हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं। 4 कार्बन एटम्स मतलब ये R और R डैश मिल करके, R और R डैश मिल करके मैथमेटिकली जाओगे तो 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए। क्यों? बिकॉज C डबल बॉन्ड ऑलरेडी हैज 1 कार्बन। सो टोटल अगर कंपाउंड में 4 कार्बन एटम्स हैं, CO का एक ऑलरेडी चला गया, तो R और R डैश मिलके कितने हो गए? 3 कार्बन। और यहाँ पर Please can देखोगे you तो explain again from क्या the चीज, so मैथमेटिक्स। after the alcohol is formed, can you explain that part again? That is what I'm saying ना, अल्कोहल ये दोनों सेम होने चाहिए, बिकॉज हियर इट इज रिटन द टू प्रोडक्ट्स आर सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अब पहले पूरा मेरे को एक्सप्लेन कर लें, तो नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीच में फिर गड़बड़ कर जाएंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन, फिर आप बोलेगा इस पार्ट में एक बार और एक्सप्लेन कर दो। तो आई सेड कि ये दोनों अल्कोहल सेम कब होंगे? क्योंकि OH OH वाला पार्ट तो सेम है, यानी इसमें जो R डैश है और इसमें जो बड़ा सा ये ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो मैंने इसीलिए यहाँ इक्विवेलेंट का साइन लगा दिया। फिर आप मैथ्स पे आते हैं। टोटल कार्बन इधर 4 है, तो इसका मतलब इस पूरे एस्टर में केवल 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए, और CO का मतलब 1 कार्बन इज ऑलरेडी हियर। तो R एंड R डैश ये दोनों एल्काइल ग्रुप मिल करके 3 कार्बन होने चाहिए। एडिशन मैथ्स। अब आप देखो यहाँ पर इस वाले ग्रुप में ऑलरेडी 3 कार्बन है, और ये दोनों मिलके 3 कार्बन होने, इसका मतलब है कि ये जो R है, ये दोनों मिलकर के मतलब है इस पूरे उसमें 3 कार्बन एटम्स आने चाहिए, R एंड R डैश मिलकर के। इसका मतलब है कि ये जो दिख रहा है ना, ये R एक्चुअली में H होगा, तभी आपका वो मैथ्स वैलिड होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका एक तो R डैश क्या हो जाएगा, फिर R डैश क्या हो जाएगा, यहाँ R के बदले H लगा दूं तो हो जाएगा CH3 CH CH3 डैश, ये R डैश हो गया। तो इसका मतलब एस्टर क्या हुआ? एस्टर आपका ये हो गया, ये इधर मैं लिख देता हूं, एस्टर जो हमारा निकल के आया है वो हो गया है H C डबल बॉन्ड, क्योंकि RH निकल गया, CH, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, ये आपका एस्टर है। अब आप सोचो, एस्टर अगर ये दिया है तो अब आप यहाँ पर इसका बनाकर देखो प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनाकर देखोगे तो ये R आपका H निकला, और यहाँ पर आपको एल्कोहल कौन सा मिला? एल्कोहल आपको मिलेगा CH3 CH CH3 OH। आप इधर से लिखो या इधर से लिखो, R डैश क्या है? R डैश ये देखो यहाँ निकाला है, ये R डैश है, R क्या है? H। तो इसका मतलब दोनों एल्कोहल यही वाला सेकेंडरी एल्कोहल है, तो आपको एल्कोहल भी मिल गया और एस्टर भी मिल गया। अब ये जो एल्कोहल दिया है ये एक्चुअली में आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। कैसे? पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, याद करो, आइडोफॉर्म टेस्ट या ये NaOCl का मतलब है क्लोरोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन। नोट्स में देखोगे तो NaOH प्लस Cl2 को NaOCl करके भी लिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि CH3 जो होता है वो हेलोफॉर्म बनाता है CHCl3, एंड रिमेनिंग पार्ट गिव्स यू सॉल्ट ऑफ द एसिड CH3COO, और यहाँ Na। ऐसा इसको अगर प्रोटोनेट कर दोगे तो यही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड। तो यहाँ अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा है तो वो एसिटिक एसिड होगा, ऐसा। अब आप कॉपी कर लो और बताओ किसी पार्ट में कोई डिफिकल्टी है। So from the equivalent part, can you मतलब equal जब भी करते तब can you explain again please? इक्विवेलेंट में केवल ये पता कर लिया है कि R क्या है, R यहाँ पर मुझे H पता चल गया, फिर मैंने ये वाले जो ग्रुप्स हैं इस एस्टर में फिट कर दिए। जब इस एस्टर में फिट किए तो ये फॉर्मूला बन के आ गए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर रिएक्शन को वापस चेक किया तो ये दोनों एल्कोहल का फॉर्मूला CH3 CHOH CH3 बन के आ गए, और फिर इसका आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना है? सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसी का अगर एसिडिफिकेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड मिलेगा। ओके। So can you please show the next slide? मैं आपको लिंक भेज दूंगा बेटा, आप देख लेना, पहले इसको कॉपी कर लेने दो बाकी बच्चों को, बिकॉज ये नया भी बताया मैंने।
सर आपने नीचे आर डैश सिंगल डैश और बाद में वापस से ट्रिपल डैश क्यों डाला? ये जैसे समझ नहीं, ये ग्रुप है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल टाइप का ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, और ये बड़ा से चीज भी एल्काइल ग्रुप है। कह रहे हैं कि ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो सेम को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो 3 ये जो डैश दिख रहे हैं इसको इक्विवेलेंट बोला जाता है। ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्कोहल फिनॉल्स ईथर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिनॉल्स, ऑल्दो फिनॉल्स अल्कोहल्स ईथर्स तीनों रहते हैं चैप्टर पे, बट हम लोग फिनॉल से शुरू करेंगे बिकॉज वी हैव जस्ट कंप्लीटेड एरोमेटिक वाला पार्ट थोड़ा टाइम पहले ही, तो यू विल बी कंफर्टेबल विद फिनॉल।